सभी को हिंदी दिवस में शुभकामनाएं। ठीक है। तो कई लोग अभी ऑनलाइन सोच रहे होंगे कि सर की क्या बातचीत हो रही है, मन की बात है ना। तो कई चीजें होती जो मन की बात है तो उनको नहीं सुनाया जाए, आपस में बातें की जाए, है ना। तो सबसे पहला तो ये चीज है कि आज हिंदी दिवस है। और मैंने बताया कि हिंदी जो है, हिंदी बनाम अंग्रेजी और बहुत सारे भाषाओं के बीच में ये विवाद चलता रहेगा। हर वर्ष हिंदी दिवस आएंगे, सारे राजनेताएं, जितने राजनेता है, जितने लोग हैं, हिंदी 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 करेंगे। अगले दिन से सब खत्म। अगर सच में अगर हमारा देश हिंदी के लिए है तो वर्ष में एक दिन क्या, 365 दिन हिंदी होना चाहिए। लेकिन वही है, आ जाएंगे, सब कुछ होगा, अखबारों में होगा, सब कुछ होगा। तो हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन हिंदी के साथ ये चीज़ है कि अब धीरे धीरे हिंदी में भी बदलाव आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है? अब हिंदी हिंदी नहीं रह के इंग्लिश हो चुका है ना। आप देखिए, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ या कई बार किताबों में पढ़ते हैं, वही अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिख दिया जाता है। जैसे मैंने बताया इकोटोन, तो कई बार आप देखेंगे संक्रमिका नहीं देकर इकोटोन ही लिख दिया जाता है। तो कई ऐसे। अब क्या है ना, हिंदी एक तो ये समझना है, हिंदी बोलचाल की भाषा है, जो हम बोलचाल करते हैं, है ना, घरों में बातचीत करते हैं, बाहर बातचीत करते हैं। और धीरे धीरे अंग्रेजी शब्द, केवल अंग्रेजी नहीं है, अरबी है, उर्दू शब्द है, कई भाषाओं के शब्द बोलचाल के तौर पे वो हिंदी का भाग बन चुका है। ये चीज़ अब स्कूलों में भी पढ़ते हैं। तो वही चीज़ है। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने एक माध्यम चुना है, आपकी पढ़ाई है ना, आपने स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह आपने हिंदी में किया है, तो हिंदी को साथ में रखना है। हिंदी को ये नहीं सोच के छोड़ना है कि आईएएस में हिंदी का नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो हिंदी छोड़ दें। अभी मैं बताता हूँ कि शाम को बैच चलता है, यूपीएससी वाला बैच। ठीक है। दुर्भाग्य की बात है कि उसमें भी कई बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर बाइलिंगुअल के आधार पे। कल एक लड़का आया मेरे पास, बोला कि सर ये चीज़ हिंदी में नहीं मिल सकता है। अब उसमें दिक्कत ये आती है कि 90% लोग इंग्लिश में, 10% हिंदी बैठ गए। तो पहला मेरा सवाल ये है कि आप ऐसे बैच में जाते क्यों हो? अब हिंदी बॉय बैच में जाओ, सिंपल सी है ना। अगर आपका हिंदी में आपको एग्जाम लिखना है, आप कितना भी कर लो, आप अंग्रेजी बैच पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आप इंग्लिश में जब लिख ही नहीं पाओगे तो फिर इंग्लिश बैच में जाने की क्या जरूरत है, या बाइलिंगुअल बैच में जाने की जरूरत क्या है? आप हिंदी में करो। तो क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आजकल के समय में क्या है, जो विद्यार्थी लोग हैं ना भटक चुके हैं। और इसके पीछे वो दोषी नहीं है, दोषी है कोचिंग संस्थान और ऐसे जो बड़े बड़े कलाकार, यूट्यूबर वगैरह जो एजुकेटर बन गए, है ना। उन्होंने क्या कर दिया है, एक ऐसा बना दिया है। जबकि मैं सच्चाई बताता हूँ, हिंदी माध्यम से भी रिजल्ट आता है, और हिंदी माध्यम से भी रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, टॉप भी कर सकता है, अगर हिंदी माध्यम के बच्चों को सही रास्ता बताया जाए, मार्गदर्शन किया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हिंदी माध्यम में रैंक 1 भी आएगा, प्रथम रैंक भी आएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया जाता है, और एक भय का माहौल पैदा कर दिया जाता है कि अंग्रेजी में करेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, हिंदी में करेंगे तो नंबर कम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से लिखा है, चाहे वो अंग्रेजी में लिखे या हिंदी में लिखे, अंक तो मिलेगा ही ना, मार्क्स तो मिलेगा ही। अब मुझे क्या पता, मैं अगर चेक कर रहा हूँ, कोई पेपर मेरे सामने है, मुझे आपका नाम नहीं पता है ना, लड़का है या लड़की है, क्या उम्र है, कहाँ से रहता है, आपका जो निजीगत जो चीज़ है मुझे वो नहीं मालूम है। मैं तो उत्तर देखूंगा ना, और उत्तर अगर खराब होगा तो कम नंबर होंगे, कम मार्क्स होंगे। उत्तर अच्छा होगा तो ज़्यादा अंक मिलेगा। तो यहाँ पर अपने आप को करना है, पहली बात ये ध्यान रखना है। मैं आज भी दोहराता हूँ, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी वहाँ पर है, आपका हिंदी माध्यम है, अब हिंदी माध्यम में बेहतर से पढ़ाई करते हुए आए हैं हिंदी माध्यम में, तो कभी भी आगे चलकर हिंदी से अंग्रेजी में नहीं जाना है। ये बात अब गांठ बांध के रख लो, नहीं तो क्या होगा पता है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये हालत होगी आपकी। ना आप इधर रहेंगे ना उधर करेंगे, आपका 4 साल 5 साल ऐसे बर्बाद हो जाएगा, 6 साल, फिर अंत में खत्म, पूरी कहानी खत्म।
आपने पढ़ाई हिंदी में किया है, हिंदी में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो हिंदी रखना है, पूरा परीक्षा हिंदी में रखना है, और हिंदी में ही श्रेष्ठ जो ऊपर का रैंक है वो पाना है। गलती से कभी भी बाइलिंगुअल बैच या इंग्लिश बैच में नहीं जाना है, आप मुश्किल में फंसोगे आप। ठीक है, तो अपने पे है ना भरोसा, खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हमारी बात सुनो, अगर आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम में ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बदलना नहीं है। ठीक है, हो सकता है पहली बार असफल हो जाए, असफल होंगे तो कारण क्या है? कारण ये है कि क्योंकि आपने उस तरह की तैयारी नहीं किया। दोबारा मेहनत कीजिए, बेहतर तरह से कीजिए, तो अगली बार रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, फिर वो चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर इस बैच में इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पर है तो मैं उनको बोलूंगा इंग्लिश में चले जाए, लैंग्वेज को चेंज नहीं करना है, भाषा चेंज नहीं करना है, नहीं तो फिर वही होगा, ना इंग्लिश ना हिंदी, कहानी खत्म। कई बार बच्चे करते हैं कि चलो यहाँ इसमें बैच ले लें, उसमें ले लें, ये बहुत है अभी आजकल, ये ट्रेंड में देख रहा हूँ। दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि एक ये माहौल बन गया कि हिंदी में आईएएस के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारे कॉलेज में इंग्लिश का पढ़ाई हुआ है, 10वीं 12वीं हिंदी पढ़े हैं, बाद में कॉलेज में अंग्रेजी हुआ है, जबकि अंग्रेजी उनको टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, ठीक से सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं, ठीक से पैराग्राफ नहीं लिख पाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम वाले बैच में आ जाते हैं। अब जो टीचर जो पढ़ा रहा होता है इंग्लिश में ही पढ़ाएगा, फिर दिक्कतें आती है। तो क्या मतलब यही चीज़ है ना कि अगर आपको है, आपने बचपन से हिंदी में पढ़ा है तो हिंदी ही रखना है, हिंदी छोड़ना नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना है, मैं वैसे बात बोलता हूं ना, अंग्रेजी अखबार पढ़ना है, अंग्रेजी किताबें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है अंग्रेजी किताबें और अखबार वगैरह? ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए, विषय के बारे में, ताकि आप अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से पीछे ना रहे। अगर वो हिंदू अखबार पढ़ रहा है, उसको अगर बेहतर जानकारी मिल रहा है, तो आप भी उनसे कम नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन आप परीक्षा किस में दे रहे हैं? हिंदी में। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य परीक्षा में हिंदी में लिखना है, और इंटरव्यू क्या है आपका? व्यक्तिगत तौर पे आप क्या है, वहां आपका ज्ञान थोड़ी चेक करते वो तो देखते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा के लिए के योग्य हो के नहीं। वहां आपका जो ज्ञान चेक करना है, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में कर लिया उन्होंने, है ना, भूगोल इतिहास अर्थशास्त्र वगैरह सब पूछ लिया। अब उनको वहां आपको ज्ञान नहीं चेक करना है, वो आपका देखता है कि आपका कैसा व्यक्तिगत रूप में आप कैसे सोचते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है। कल जाकर जब आप अफसर बनेंगे, एसडीएम वगैरह बनेंगे या आईएएस बनेंगे, तो आप क्या जिला को चला सकते हैं, अपने ब्लॉक को चला सकते हैं, वो चीज़ों को वो देखते परखते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि जो भाषा है वही भाषा होनी चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट या शंका है, तो इस लेके एक पूरा डिसीजन लेके आप उस ऐसे बैच में जाओ। अगर अभी भी लगता है कि नहीं, कि यही होना चाहिए, तो फिर ये, फिर जो भी आप सेलेक्ट करो, तो 4 साल 5 साल जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक। ठीक है, तो ये बात मैं हमेशा मैं बोलता हूँ। मैं ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी बोलता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश है तो इंग्लिश रखो, आप हिंदी में मत आओ आप। ठीक है, पढ़ना सीखना अलग चीज़ होता है, लेकिन वो चीज़ है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब रही बात आज के जो क्लास में है, तो आज की क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि पारितंत्रीय उत्पादकता क्या होता है, पर डिटेल में मैंने बताया वो सारी चीज़ों को। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें पता होना चाहिए जो वो पीछे ना रहें, दूसरों को टक्कर दे। आप पता है, अंग्रेजी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा सब अंग्रेजी में होता है, उनकी हिंदी में पकड़ बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों का अगर करता है तो अंग्रेजी की पकड़ कमजोर होती है। अगर आप दोनों की पकड़ अच्छी कर लो, तो फिर आप रेस में सबसे आगे हो। वही प्रकार अगर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे अगर हिंदी को भी अच्छे कर ले, तो वह स्टूडेंट बहुत आगे जाएगा। तो यानी कि दोनों भाषा को अपने ध्यान में रखना है। अब जो पॉइंट यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर अभी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर पर्यावरण विषय में सबसे पहला बहुत जरूरी होता है, कई बार आप चीज़ें योजना वगैरह पढ़ते हैं, है ना,
तो योजना जो है ये प्रिंट होता है योजना पब्लिकेशन डिवीजन का। मैंने बताया पर्यावरण संदर्भ में आता है। अब जैसे ये योजना जो है मैं भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर। ये अंग्रेजी हिंदी और कई भाषाओं में होता है, केवल अंग्रेजी हिंदी नहीं, ऐसे अन्य भाषाओं में भी योजना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये चीज़ है, नोटिस आया हुआ है, कोई नहीं, ये चीज़ है बाल भारती कुरुक्षेत्र योजना आजकल, है ना, ये सारे यहाँ मैगजीन है। जब आप यहाँ जाते हैं इस जगह पे, योजना इंग्लिश एंड हिंदी, ये चीज़ आता है ना, बाजार में बिकता है। क्या चीज़ है देखिए हिंदी में, 1957 से प्रकाशित विकास को समर्पित मासिक, राष्ट्र को नए भारत में परिवर्तन की यात्रा दर्शाती, सरकारी थिंक टैंक, अभी अंग्रेजी शब्द हो गया, और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न डोमेन डोमेन अंग्रेजी शब्द है ना, विशेषज्ञों और वरिष्ठ लेखकों और पत्रकारों द्वारा गहन विश्लेषण, सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देकर जन जन को सक्षम बनाती, ठीक है। यहाँ पर है। तो जब आप इस मैगजीन में जाते हैं, यहाँ पर इसके यहाँ पे तो क्या होता है, जो पिछले वर्षों का होता है या कई पुराने जो महीने हो जाते हैं, तो यहाँ पर उपलब्ध होता है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब जैसे ये चीज़ है सितंबर का आ गया, ठीक है, यहाँ पर सितंबर का यहाँ पर है। अब यही चीज़ यहाँ पर आर्टिकल वगैरह होगा। अब जैसे यहाँ पर आपको जाना है तो हिंदी में वेबसाइट मिल जाएगा। अब मान लीजिए योजना वाला ये जो पार्ट है, तो मेरे ख्याल से इसका लिंक होना चाहिए, ये सब्सक्रिप्शन के साथ में आता है ना यहाँ पर। और कई अन्य भाषाओं में भी है, पंजाबी वगैरह भाषा जो है, अन्य भाषा में भी ये भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो अब यहाँ जो आप जब जाएंगे हिंदी वाले में, या ये मेरे ख्याल से विकास पर मासिक ये आया हुआ है, ये या कहीं पर होता है हिंदी का लिंक, या जो है ना हिंदी का जो आगामी अंक, ये तो वेबसाइट को कर दिया है इन्होंने, ये यहाँ पर है देखे, है ना, अधिक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो जो पुराने जो होते हैं ना, पुराने अंक जो होते हैं, तो पुराने अंक में आप इसको जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पर जो लिखने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए योजना हिंदी जो है, इसमें मान लीजिए पिछले वर्ष में जो आया हुआ, ठीक है, तो ये जो हिंदी वाला जो है पिछले वर्ष का जो है, जैसे अभी यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये चीज़ होगा, कहीं एक जगह पे इसका पूरा कलेक्शन होगा, पुराने जो है ये वाला आर्काइव लिखा होगा, ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि पुराने जो मैगजीन होते हैं वो दिया होता है ना, उसमें एक अंक ऐसा होगा जहाँ पे आपदा प्रबंधन पर्यावरण उस संदर्भ में होगा। तो एक तो लिंक ये है, दूसरा जो मैंने कई बार बताया भी था आप लोगों को, पीआईबी वगैरह साइट बताया था। अब जो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, पर्यावरण मंत्रालय जो है, वन, है ना, वन पर्यावरण मंत्रालय जो है, तो पर्यावरण मंत्रालय जब जाते हैं, वन पर्यावरण मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो वहाँ मंत्रालय जब जाते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, पुस्तिकाएं होती हैं, है ना, लोग जागरूक करने के लिए कुछ कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं, कई बार वार्षिक रिपोर्ट होता है। अब ऐसे रिपोर्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, इसमें यहाँ पर जो है जब आप जाएंगे तो कभी भी ऐसा रिपोर्ट आप डाउनलोड करते हैं, है ना, तो आप उसका पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, क्यों पहला अध्याय, क्योंकि कई बार वो 100 पेज का 200 पेज का होगा, तो पूरा नहीं पढ़ना है, आपको पहला अध्याय पढ़ना है। पहला अध्याय में उसका संक्षेप में दिया होता है, समरी दिया होता है, तो आपको पता होगा उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें दी गई है, ठीक है। तो एक ये पार्ट आ गया। फिर इसके अलावा जो है, मैं अगला जो यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका आती है, डाउन टू अर्थ, है ना, डाउन टू अर्थ पत्रिका होती आती है, ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में आती है ना, ये डाउन टू अर्थ, ये अब ये मैगजीन यहाँ पर लिखना होगा, मैं इसमें CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, अब ये मैगजीन आ गया, ये अंग्रेजी में भी आता है हिंदी में भी आता है ना। अब ये जो मैगजीन है, जैसे यहाँ दिया है ना, 6 of 9 planetary boundaries have been breached because of human activities, है ना, ग्रही सीमाएं बोलते हैं, है ना, ग्रही सीमाएं बोलते हैं। पृथ्वी में 9 ऐसी सीमाएं हैं जिसमें 6 जो है
वो अपना सीमा से बाहर जा चुका है, ये जो अभी आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ये सारा है डेली कोड डाइजेस्ट, जो पर्यावरणीय जो केस वगैरह होता है उस पे जो भी है, CFR गाइडलाइन, प्लानिट वर्कर्स, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी में आपको यहाँ पर भी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर गोबर टाइम्स है ना, कई रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं। भूकंप के बारे में दिया हुआ है मोरक्को में। ठीक है, 2,900 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, प्राकृतिक आपदा है। कई बार कार्टून वगैरह भी होगा इसमें। अब जैसे ये चीज़ है, ये हिंदी में हो गया। खाद्य सुरक्षा, भारत में 81 लाख लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती है एक सप्ताह पर पड़ी भीषण गर्मी। पता है सूखा वगैरह जो होता है। सरकारी नीति, मनमर्जी से केरोसिन की कीमतें तय नहीं कर सकती तेल कंपनियां, केंद्र को लेना होगा निर्णय। कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला है। वायु प्रदूषण, कमजोर व ठिगने बच्चों को जन्म देती है वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने वाली माएँ। ये हकीकत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का रिपोर्ट कहता है मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है, ये जो दूषित जो हवा है जो हम प्रत्येक दिन सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, यहाँ पर चीज है क्या लिखा है, वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाएं छोटे बच्चों को जन्म देती हैं। हरे भरे इलाकों में रहने वाली महिलाएं बड़े बच्चों को जन्म देती हैं और इससे प्रदूषण के असर को कम करने में मदद मिलती है। लोग शहरों में आते हैं। ठीक है, एक दिन हमारे शहर ऐसे हो जाएंगे कि लोग जल्दी मृत्यु हो रहा है अभी पूरे विश्व भर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा कहता है 10 लाख लोगों की मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण। और प्रदूषित शहर में कानपुर भी आता है। कानपुर, आगरा, दिल्ली, यूपी में कई शहर है। और कानपुर अभी से नहीं, बहुत पहले से प्रदूषण का यहाँ पर रहता है। तो ये सब रिपोर्ट है ना, ये है ना डाउन टू अर्थ हिंदी में। ये एग्जाम में आपको काम देगा, फैक्ट शीट, ये फैक्ट वगैरह जो होता है। अभी सुनीता नारायण उसकी हेड है, जैसे डाउन टू अर्थ हिंदी में ये हो गया सारा। अभी ये अखबार में आ रहा है ना, बांध टूटने से लिबियाई शहर समुद्र में समाया, समुद्र में चला गया। अब सोचो 3,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब ये तो सरकारी आंकड़ा ही बता रहा है, और कितने लोग मरे होंगे वो अलग है, खोजबीन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है। अब यहाँ बात ये है समुद्र में समाया। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ कौन सा समुद्र है, यही परीक्षा में पूछते हैं ना। यहाँ पर है ना लिबिया, जब आप आएंगे यहाँ पर, ये लिबिया है, उत्तर अफ्रीका में आता है। यहाँ आपको अल्जीरिया, मोरक्को, मोरक्को भूकंप आया था, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, तुनिसिया, ऊपर छोटा तुनिसिया, काहिरो, इजिप्ट है ना। फिर इधर हो गया गल्फ देश हो गया, सीरिया वगैरह यहाँ आता है, टर्की, तुर्की हो गया। अब यहाँ पर ये चीज है, जब लीबिया आप जाते हैं, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। तो कौन सा सागर है ये, भूमध्य सागर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेरेनियन। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन लिबिया के संदर्भ में ज्योग्राफी, भूगोल। ये जो आपदा है ना, फ्लैश फ्लड बोलते हैं, अचानक बाढ़ आई। ठीक है, अब क्योंकि जो तटवर्ती क्षेत्र है समा गया समुद्र में, घर द्वार जितने भी चीजें, यहाँ पर ये चीज है। अब जब आप इसमें जाएंगे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आर्टिकल को पढ़ने को मिल सकता है। ये आ गया, बाढ़ की विभीषिका के कारण 2 बांध ढह गए हैं, डैम जो होता है। अब तक इसके कारण अब तक 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ ठीक है, 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर लीबिया में बाढ़ की विभीषिका के कारण 2 बांध ढह गए। मैंने बताया कि हिंदी माध्यम के बच्चों को सही कंटेंट मिल जाए, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और हिंदी माध्यम के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करने में कोई कमी नहीं करता। आप ये शुक्रगुजार मनाइए कि आप मुखर्जी नगर नहीं गए, नहीं तो बर्बाद होके आते। लोग जाते हैं ना दिल्ली मुखर्जी नगर, सपना लेके कि IAS बन जाएंगे, कुछ नहीं होता।
कुछ भी नहीं होता है। भीड़ से आप दूर हैं, आपकी सफलता होने का ज्यादा बेहतर। अगर आपको पता हो ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताबें हैं, कौन सी चीजें पढ़ना है, पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा में प्रश्न क्या आ रहा है, किस तरह तैयारी करना है, और कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, और फिर आप दिन रात लगा दें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन क्या होता है, हिंदी माध्यम के बच्चों को सही चीजें नहीं बताई जाती हैं। और कुछ कुछ ऐसे मिलियन जो है ना, जो आजकल का यूट्यूब में मतलब भगवान तरह बन गए, बच्चे अंधभक्त हो गए, है ना, पूरा धंधा है, पता है, बिजनेस है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब समझ गया। तो मुखर्जी नगर जाके बर्बादी का चीज है वहां पर। कानपुर में यहाँ पर रह के कम हो गए, कानपुर में कई कोचिंग संस्था है, ठीक है। आपको कभी भी, मैंने बोला, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पूछे पढ़ाने वाला कौन है, आजकल नए नए टीचर बन जाते हैं, है ना, उनका लेवल नहीं होता है, वो लोग आपको पढ़ा रहे हैं। और आजकल टीचर क्या होता है ना, कि ये भी है, ये हिंदी माध्यम के बच्चों की एक बहुत बड़ी कमजोरी क्या है, कि हंसी मजाक हो जाए, चुटकुला हो जाए, तो बड़े खुश हो जाते हैं, पैर पे गिर जाएंगे, सर सर सर। अब कोई टीचर यहाँ आके सीरियसली भूगोल पढ़ाए, इतिहास पढ़ाए, है ना, चुटकुला नहीं बोले, हंसी मजाक ना करे, तो बदलना होगा अपने आप को। चुटकुला है ना, जिंदगी को चुटकुला बना देगी, तो जिंदगी भर आप चुटकुला ही करते रहेंगे। और ये यहाँ मैं सारे कोचिंग संस्था की बात बता रहा हूँ, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, या प्रयागराज हो, या दिल्ली हो, जहां जहां हिंदी माध्यम की कोचिंग संस्थाएं चलती है, ठीक है, पूरा 2 ढाई घंटे की क्लास है, उसमें कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो हंसी मजाक में चला गया। अब बच्चों को बहुत मजा आता है, इसके लिए क्लास में आते हैं। पढ़ाई कहाँ हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसी संस्थानें आपको कभी भी सफलता नहीं दिलाएगी। यहाँ जरूरत है पढ़ाई का, ज्ञान का, ठीक है। एक बार आपने सफलता हासिल कर लिया, फिर आप जिंदगी भर मजे करो आप, फिर तो जिंदगी भर आप अपना हंसी मजाक कर सकते हो आप। लेकिन सफलता पाने के लिए कड़ी परिश्रम और सही रास्ता होना जरूरी है, ठीक है। ये इसलिए मैं बार बार जो पता है, जब हिंदी माध्यम के बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है, मैं बहुत दुखी होता हूँ, ठीक है, बहुत दुखी होता हूँ। लेकिन फिर दुख इस बात का होता है कि हिंदी माध्यम के बच्चे अपने आप को बदलना नहीं चाहते, इसलिए मैंने हिंदी माध्यम पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि हिंदी माध्यम के जो बच्चों की सोच ही अभी तक बदली नहीं है, उनको कितना भी समझा दो कोई फायदा नहीं है। तो मैं अंग्रेजी में पढ़ाना चालू कर दिया, छोड़ दिया मैंने, मुखर्जी नगर रास्ता छोड़ दिया सारा जो है, इकराम में, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का रीज़न ये है, मेन चीज़ ये चीज़ है, बाकी जगह नहीं पढ़ाता हूँ मैं, है ना। जबकि मैं हिंदी माध्यम में बेहतर तरह पढ़ा सकता हूँ। क्यों मैंने छोड़ा? क्योंकि यही कारण है, बच्चे सुधरने का तैयार नहीं है। अगर मुझे सही हिंदी माध्यम का बच्चा मिल गया ना, मैं उनको आईएएस बना के छोड़ सकता हूँ, आईएएस तक बना दूंगा, इतना मुझ में वो है। लेकिन वैसे बच्चे मिलने चाहिए जो उस लायक है, ठीक है। और मैंने आज से नहीं, कई बार पहले, मैं, मेरा हमेशा एक सपना है कि हिंदी माध्यम में ऑल इंडिया रैंक 1 आए, ये मेरा सपना है, ऑल इंडिया रैंक 1 आए, और ये मुमकिन है। रास्ता मैं बता रहा हूँ, ये रास्ता है। अगर हिंदी माध्यम के बच्चे ऐसे सोर्स में जाके पढ़े, उसका नोट्स बनाए, उस लेवल तैयारी करे, वो अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। इंग्लिश मीडियम बच्चे सभी उस लायक नहीं होते हैं, आप ये समझो कि वहां पर है। और एक चीज और भी बताता हूँ, इंजीनियर डॉक्टर जो बातचीत हो रही है ना, कुछ नहीं है। आप इंजीनियरिंग किए हो, आपने आईआईटी से पढ़ाई किया हो, जब आप यूपीएससी की में उतरते हैं, सब एक ही लेवल पे है। क्यों वो कर जाते हैं? रीजन ये है, क्योंकि वो मेहनती होते हैं, उनको पढ़ना आता है, कैसे तैयारी करना तो वो आता है, और वो चुपचाप अपना अमल करते हैं। बाकी लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं, इसलिए आईआईटी वाले निकलते हैं।
क्योंकि उनका उस तरह का अपना पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे यहाँ बताए, आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। कैसे करना होगा, अब ये चीज़ मैं बता दिया, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। अगले भी हफ्ता मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा। तो कभी भी जब भी समय मिलता है, इस साइट में जाना है। यहाँ विषय वर्ग दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग। अब आप देखिए, है ना, क्या लिखा है, एयर क्वालिटी ट्रैकर AQT, दिल्ली में जारी प्रदूषण के बढ़ने का सिलसिला, 121 शहरों में संतोषजनक रही हवा, कोरोना अपडेट। ठीक है, ये सारा यहाँ पर है। संक्रामक रोगों को और खतरनाक बना सकता है जलवायु परिवर्तन, अध्ययन। क्या लिखा हुआ है, अध्ययन में 400 पक्षियों और 40 चमगादड़ों की प्रजातियों में से 75 से अधिक रोगजनक रोगाणुओं की जानकारी एकत्र कर बीमारी फैलाने की जांच पड़ताल की गई। कई बार क्या होता है, जो बैट होते हैं, चमगादड़ या पक्षियों में वायरस होता है, ये है ना, रोगाणु। रोगाणु वायरस हो सकता है, रोगाणु बैक्टीरिया हो सकता है ना, उसके अंदर होता है। कई बार आपने पढ़ा है ना, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू होता है ना, पक्षियों से आता है जो। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू सुअर से मानव में आया था। अभी क्या न्यूज में है, क्या न्यूज में है, अभी अखबार में क्या चल रहा है, केरल, केरल कौन सी बीमारी आई है, निपा, निपा वायरस। कहाँ से आया है, चमगादड़। चमगादड़ जो है, जो फलों के पेड़ होते हैं ना, फ्रूट, फ्रूट बैट बोलते हैं, उसके अंदर निपा वायरस होता है। केरल में भी 2 लोगों की मौत हो गई है। एक जगह है कैलीकट, या कोड़ीकोड बोलते हैं, नया नाम है। कोझीकोड नहीं, वो तो हम लोग जो है हिंदी भाषी बोलते हैं, गलत उच्चारण है, कोड़ीकोड। सेडेस को झ नहीं बोलते। अगर आप वहां जाकर कोझीकोड बोलेंगे, कोई समझेगा नहीं वहाँ केरला में क्या बोल रहे हैं। ZH जो है अड़ा होता है, अड़ा। ठीक है, वो स नहीं होता है, कोड़ीकोड, ये उसका असली उच्चारण है मलयालम में। ठीक है, तो या उसका पुराना नाम है कैलीकट, अंग्रेजों के समय कैलीकट नाम बोलता। तो कोड़ीकोड में अभी ये बीमारी निपा का था। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, जनसत्ता, दैनिक जागरण, इन लोगों का लेवल बहुत नीचे है। ये वही सब होता है, सरकारी नीतियों पे सुना रहे हैं, यहाँ गड्ढा है, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया। जो परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो चीज़ें नहीं होती है, वो यहाँ मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न लक्ष्यों पर नेताओं में सर्वसम्मति से बनी सहमति। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली घोषणा पत्र, है ना, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, प्रदूषण। क्वेश्चन कहाँ आएगा, यही आएगा। अब मुझे आप बता दो, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, लोक संघ सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, और हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ये सब चीज पढ़ता या पढ़ती है, तो क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। उनको क्या कहा जाता है, ये हमारा प्रकाशित किताब है, पॉपुलर ये मैगजीन है, बस ये पढ़ लो IAS बन जाओगे, ये चीज कहा जाता है। ये हमारा मटेरियल है, ये पढ़ लीजिए और अब जाए। मैं तो ये समझता हूँ, अगर कोई कोचिंग संस्थान मटेरियल नहीं देता, बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, फिर आप उसी दुनिया में खो जाते हैं। मटेरियल नहीं रहना कहने मतलब आपके लिए खुला आसमान है, कि बाजार में जो भी किताबें हैं, जो भी अच्छी चीजें मिल रहा है, आप पढ़ सकते हो। मटेरियल होने पे क्या होता है, फिर आप उसी के दायरे में, चार दीवार के भीतर, उसी किताब या मटेरियल में अपने वो करते हैं। ठीक है, तो प्रयास ये करना है। लेकिन हाँ, ये बात भी सभी टीचर बोलते हैं कि 10 किताबें नहीं पढ़ना है एक बार में, पढ़ना है। बाजार में कोई भी अच्छी चीज मिलता है, पढ़ना है, लेकिन 10 किताबें एक बार इकट्ठा करके नहीं पढ़ना है, वो गलत तरीका है पढ़ने का। एक, पहला एक, फिर एक, फिर एक, एक एक करके,
कहा जाता है ना, एक को साधे सब पाए। अब 10 को साधोगे तो नहीं मिलेगा। पहला एक किताब कमांड, और ऐसा कमांड जिंदगी में कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले, कोई भी पूछ ले, दम जुबान में जवाब। केवल परीक्षा पास होने के लिए नहीं, कल जाके कोई भी पूछ ले आपसे कि पारतंत्रीय उत्पादकता क्या है, आप 80 साल के बुढ़े भी हो जाए है ना, तब भी बोले कि पारतंत्रीय उत्पादकता ये है। उस लेवल की पढ़ाई, केवल एग्जाम निकालने के लिए नहीं। अगर उस तरह से आप पढ़ेंगे ना किताब, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उस ढंग से अगर आप तैयारी करेंगे तो यूपीपीएसएस क्या, आईएएस क्या, इस विश्व में कोई भी परीक्षा होगा आप निकाल लेंगे। कोई भी परीक्षा होगा निकाल लेंगे आप, अगर आपने उस ढंग से तैयारी किया। लेकिन होता क्या है, आप ऊपरी ऊपरी पढ़ते हो। एक बार आपको 10 घंटा लगे एक टॉपिक पढ़ने में, 10 घंटे पढ़ो, नोट्स बनाओ, जो जो चीजें याद करना है याद कर जाओ, समझो, रिवाइज करो आप, कि उस टॉपिक में कहीं भी कुछ भी कोई भी सवाल आ गया, सबसे सटीक जवाब आप देंगे। वो उसको कहते हैं तैयारी। सेम ये चीज है, करंट अफेयर्स में जो भी चीजें आ रहा है आपने एक बार अच्छे से कर लिया, कोई भी पूछ दे आपसे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, आप फटाक जवाब दोगे। कोई भी परीक्षा में प्रश्न आ गया, आप पहले सॉल्व करोगे। फिर पता है परीक्षा देना मजा आएगा आपको, आप इंजॉय करेंगे एग्जाम देकर। ठीक है, वैसा बनना है, दूसरों की तरह नहीं बनना है, ये बात बता रहा हूँ। तो एक वेबसाइट ये है, देख लो, जलवायु संकट, कभी सूखा तो कभी भारी बारिश, तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज। ठीक है, मैंने क्यों बोला कि हिंदी माध्यम के बच्चे क्यों बोलते, वो जो बोले घर का जो धोबी का कुत्ता, वो वाला जो बात होता है, तो वो नहीं बनना है ना, हिंदी में ही है ना, और अच्छी हिंदी दी भी है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत खराब हिंदी है। अगर कोई जो आईएएस दे रहा है, अगर इस तरह की हिंदी में अपना मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। कल मैंने इनका पेपर चेक किया, बहुत जबरदस्त लिखा, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, हिंदी में इन्होंने उत्तर दिखाया, बहुत अच्छा लिखा है, मन खुश हो गया उसका उत्तर पढ़ के। और आप सभी लोग कर सकते हैं। अब यही यही बच्चा, इनको ये बता दिया जाए कि देखो आईएएस की तैयारी में, पीसीएस तैयारी में इंग्लिश का बच्चा टॉप कर रहा है, ये वो कर रहा है। अब इनके मन में डाउट होगा ना, आप सभी के मन में डाउट होगा कि मैं इतना अच्छा आंसर लिख रहा हूँ, सबको उत्तर है, लेकिन तो दुनिया तो ये बोल रही है। अब पता चला कि ये भी इंग्लिश के क्वेश्चन लेके सीखना चालू कर दे, अब बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस बोले कि नहीं अब इंग्लिश में देते हैं। नहीं करना है, हिंदी है तो हिंदी में, बदलना नहीं है। क्या करना है इनको और आप सभी को, जो इंग्लिश वाला मटेरियल है उसको पढ़कर हिंदी में करना है। ठीक है, मतलब जो चीजें आप पढ़ रहे हो आप दूसरों से ज्यादा पढ़ रहे हो। इंग्लिश वाला तो पढ़ ही रहे हो आप, जो आपका प्रतियोगी है, आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो, जो वो नहीं पढ़ रहा, आप उनसे आगे हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये सारा है 9वीं शताब्दी में तिब्बती साम्राज्य के पतन के पीछे जलवायु परिवर्तन से को, कितना कितना अच्छा आर्टिकल है। तिब्बत, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका पतन का एक कारण जलवायु परिवर्तन भी है। आपदाएं, आपदा, वो भी है। तो ये सारी चीजें जो है, फिर यहाँ पर आपको जाना है, प्रदूषण हो गया है ना, डाउन टू अर्थ। जहर बांटती एक नदी, 200 किलोमीटर दूर तक दिखता है असर। कहाँ की बात है, कहाँ है लुधियाना, पंजाब। कैसे लुधियाना की एक प्रदूषित मौसमी नदी 200 किलोमीटर दूर के जिलों में कैंसर, मानसिक विकार और शारीरिक क्षति का कारण बन रही। जब आप आंसर लिखते हैं, उदाहरण, प्रश्न में लुधियाना नहीं पूछा जाएगा, नदी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप जल प्रदूषण,
तो आप लिखते हैं यहाँ पर। समस्या क्या आती है, जब आप यूपीपीसीएस देते हैं, बाकी एग्जाम देते हैं, तो हर जगह करंट अफेयर का मटेरियल क्या होता है, गंगा नदी। कहानी जाकर गंगा नदी में घूम रहा है, नमामि गंगे, खाली गंगा में ही घूम रहा है पूरी बात। ठीक है। अब गंगा नदी के अलावा और भी नदियां हैं जो कि भारत में प्रदूषित है, ये चीजें नहीं होती है। अब बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं क्या बोलती हैं, देखो ये समरी जिस्ट दे दिया, ये पढ़ लो, उसको बोलते हैं चुटका, है ना, चुटका, ये पढ़ लिया बस हो गया, आप पास हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब चुटका पढ़ के, है ना, ये कॉलेज का परीक्षा नहीं है कि चुटका पढ़ लिया, एग्जाम में एकदम सेट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के आए नंबर आ गए। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, यूपीपीसीएस यूपीएससी से कम नहीं है, ये बात गांठ बांध लेना। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई होता है मुख्य परीक्षा में भी। ये नहीं समझना है कि यूपीपीसीएस थोड़ा लो होगा, नहीं, दोनों का लेवल बहुत अच्छा है। उसके लिए चाहिए आपको पढ़ाई, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर है ना। फिर वैसे यहाँ पर है जैसे विज्ञान, पहली बार सौर प्रणाली के बाहर एक ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का चला पता। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वेब, वेब वेब वेब, जेम्स वेब। किसका है टेलीस्कोप, कौन सी संस्था का है, कौन सी संस्था का है, नासा, 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 अमेरिकी अंतरिक्ष जो एजेंसी है, नासा। कौन सा टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना टेलीस्कोप। क्या खोजा है, एक ऐसा ग्रह जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर। लेकिन ये टेलीस्कोप कहाँ पर रखा गया, अंतरिक्ष में होगा ना, कहाँ रखा गया बताओ, कहाँ रखा गया, आदित्य, आदित्य चर्चा में रहे ना इसरो का, कहाँ है आदित्य को, कहाँ ले जाया जा रहा है, आदित्य कहाँ जा रहा है, कहाँ के लिए, सूर्य के पास नहीं, कहाँ उसको रखा जाएगा, L1। क्या है L1 पॉइंट, एल क्या है, लग्रांज, लग्रांज बिंदु बोलते हैं, लग्रांज पॉइंट बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट कितनी दूरी पे है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। वहां एक प्रकार का त्रिआयामी कक्षा, अंग्रेजी में बोलते हैं 3 डायमेंशनल ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट बोलते हैं, वहां पर वो रहेगा और सूर्य का अध्ययन करेगा और सारा डाटा, आंकड़ा जो है पृथ्वी भेजेगा। वेब टेलीस्कोप को रखा गया L2 में। कहाँ रखा गया, L2 में। कहाँ है L2, पृथ्वी के पीछे। L1 कहाँ है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। L2 का है पृथ्वी के बैक साइड। ये क्या हो गया, ये हो गया इसके बारे में पता होना। कोई भी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा सौर प्रणाली है, आपको पता होना चाहिए JWST कहाँ पर है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ है। साइंस डे के तौर पे आता है। अब यहाँ देखो आप, 29 अगस्त परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, न्यूक्लियर टेस्ट, है ना। भारत में कब परमाणु परीक्षण किया गया था पहली बार, कब किया गया था, पहली बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु हथियार का, एटम बॉम्ब का, कौन सा वर्ष था, बहुत अच्छा, 1974, पोखरण, पोखरण परीक्षण जो हुआ था, राजस्थान के पोखरण, किया था हमने अंडरग्राउंड, स्माइलिंग बुद्धा, है ना, वो उसका कोड नेम था। फिर 1998 में दूसरा किया था, पोखरण 2। ये है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, विश्व भर में, रूस, अमेरिका, कई राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार है ना, परमाणु हथियार। वहां पर अब ये बायोटेक्नोलॉजी, जीन दवा वितरण अब होगी आसान और अधिक किफायती अध्ययन, जीन के आधार पे। क्या है जीन,
अभी आपकी क्लास हुई थी ना साइंस वगैरह का, क्या है जीन? बताओ जीन क्या है? एक जीन होता है, बोतल के अंदर होता है, इसको साफ ऐसे करते हैं, जीन बाहर निकलता है। क्या हुक्म है मेरे आका। एक वो जीन है ना? अलादीन, अलादीन का चिराग, चिराग को खींचने के बाद वो जीन बाहर निकलता है। ठीक है, एक तो वो है। ये जीन कौन सा है? हाँ, क्या है? बोलो बोलो बोलो, बताओ। पढ़ क्या है? आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एसिड। और जीन क्यों बोलते हैं? इसमें जानकारी होता है अनुवांशिकी तौर पे। आज जो भी हम हैं, हमारे जीन की बदौलत से। और ये जीन हमें कहाँ से मिला? जितने भी लगभग 30,000 जीन मानव में पाए जाते हैं, कहाँ से मिला? हमारे माता पिता से मिला है ना? और यही जीन कहाँ जाएगा? हमारे बच्चों में जाएगा, संतति, बच्चों में हम देंगे। यही है ना बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, जीव विज्ञान में जो पढ़ते हैं, अनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी। तो ये लेवल पे पहुंच रहे हैं, है ना? यहाँ पर दिया है, दवा के बारे में दिया है, जीन थेरापी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। चिकित्सा को बोलते हैं थेरेपी। अब मुझे आप बताओ, अनुवांशिक रोग का नाम बताओ, किसी एक अनुवांशिक रोग का नाम बताओ। नहीं, कोई रोग, रोग जो रोग होता है मानवों में, अनुवांशिक रोग होता है, कोई उसका नाम बताओ। बहुत अच्छा, हीमोफीलिया। क्या होता है हीमोफीलिया में? जिसको हीमोफीलिया हो गया है, क्या होता है उसमें? ब्लड, रक्त, थक्का नहीं बनता है ना? अगर कट जाए कहीं भी है, खून का बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो थक्का बनने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, और उसका जो जीन होता है वो, है ना, सही नहीं होता, ठीक नहीं होता। ये चीज वहां पर है। तो उसको हमें ठीक करना है। अब अगर हमें ठीक करना है कि उस व्यक्ति को हीमोफीलिया से वो का इलाज करना है, कि उसको हीमोफीलिया से नहीं हो, खत्म करना है, तो उसके लिए जीन थेरेपी होता है। बिजली का जीन दवा। तो ऐसी चीजें जो है, लिपिड, क्या है लिपिड? क्या लिखा है? शोधकर्ता अब मलेरिया का टीका विकसित करने के लिए पहचाने गए लिपिड नैनो कणों का उपयोग कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट, लिपिड नैनो कण। ये है ना विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्या होता है लिपिड? लिपिड क्या है? मैंने भी बताया क्लास में, कार्बनिक पदार्थ बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल, लिपिड, फैट वगैरह, है ना? लिपिड कहते हैं उसको बायोलॉजी में। नैनो कण क्या है? नैनो, 10⁻⁹ मीटर छोटा। यानी हमारे बाल जो हेयर है, बाल से भी 1000 गुना छोटा, जो हमें दिखाई नहीं दे सकता है, ऐसा कण। कहाँ बनाया गया? प्रयोगशाला में, लैब में। यही है ना? तो अगर आप उससे से पढ़ते हैं, चीजें आसान हो जाता है। अब देखिए, बैक्टीरिया से जुड़ी नई खोज, सिस्टिक फाइब्रोसिस। पता है क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है फेफड़ों का। और ये क्या है पता है? अनुवंशिक रोग है, अनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना? से जो जो लोगों को मिल पाएगा बेहतर इलाज। इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक ऑटो, है ना? इलेक्ट्रिक ऑटो, यहाँ यहाँ कहीं आपको वीडियो भी मिल सकता है। ये चीज़ है, इलेक्ट्रिक जो है ऑटो बनाया गया, देखो ये ऑटो है। आजकल इलेक्ट्रिक कार है ना, तो वैसे इलेक्ट्रिक ऑटो है, कहाँ का? दिल्ली का है। To 76% of public transport in medium and smaller cities. In case of bigger cities, autos act as the second preferred mode of service, particularly for providing last mile connectivity. A 2010 study showed that in Delhi, 31 to 45% of metro commuters use three-wheeler services as feeders. समझ है फीडर? However, यहाँ भी है ना, मेट्रो से उतर कहीं और जाना है तो बीच में हम कैसे करेंगे? ऑटो लेंगे। प्रदूषण। this is where rapid electrification of autos becomes necessary. इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। अब यहाँ पर
ये पूरा नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे ऑटो रिक्शा के बारे में दिया होगा जो कि चार्जेबल होंगे। समस्याओं को ही बता रहा है। चार्जिंग होगा ना, जैसे कार वगैरह होता है, चार्जिंग में पेट्रोल नहीं। तो ये जो है, यहाँ पर जो है चार्जिंग होता है यहाँ पर। अब जैसे जो हम लोग ई रिक्शा करते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं, ये चीज़ है। बाहर कर दिया है ना, बाहर रखा गया है। तो कहने का मतलब इस तरह कोई भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो, चाहे वो इंग्लिश में हो, अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, जो आपको कुछ जानकारी दे रहा है उसको फॉलो करना है ना, ये चीज़ वहाँ पर है। और यही परीक्षा में आता है क्वेश्चन वगैरह जो यहाँ पर चीज़ है, दिल्ली में लाया गया। लेकिन ये क्या बता रहा है, बुनियादी जो ढांचा, जो उसकी संरचना होनी चाहिए, चार्जिंग वगैरह का जो चीज़ है, वो बेहतर नहीं है। सरकार चाह रही है ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़े सड़कों पे। अभी पेट्रोल डीजल और गैस का क्यों है? जो मान लो कि कोई भी, अगर मैं कार खरीदता हूँ या आप खरीदते हैं या कोई भी ऐसी गाड़ी या वाहन खरीदते हैं, उसको चलने के लिए बैटरी को चार्ज करना होता है, चार्जिंग नहीं है कहीं पर। लेकिन ये चीज़ क्या है, भविष्य में, आने वाले भविष्य में ये चीज़ें कॉमन हो जाएगी। आज मेट्रो देख के हमें हम चकित नहीं होते, ताज्जुब नहीं होते, क्यों? क्योंकि हमारे सामने हम चल रहे फिर रहे हैं। ये 30 साल पहले कोई मेट्रो सुन के लगता था पता नहीं क्या है, मेट्रो क्या है। ये आज हम यूज कर रहे हैं ना। तो वही चीज ये होगा, आने वाले वर्षों में सड़कों में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं नजर आएगी। आज से 25-30 साल के बाद सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। अब पेट्रोल पंप की जगह वहां पर चार्जिंग स्टेशन होंगे। तो जो चीज अब भविष्य में होना है, कहीं ना कहीं होता ही है कोई चीज। आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है पूरा। आज से 10 साल पहले क्या क्लासरूम ये सुविधा थी, ऑनलाइन वगैरह थी? नहीं थी ना, ऑफलाइन होता था। आज टेक्नोलॉजी बदल रहा है सारी चीज, तो वो चीज़ है। तो मेरा ये कहना है कि डाउन टू अर्थ मैगजीन और ये जो योजना, भारत सरकार का वेबसाइट, ये सब भी आपको पढ़ते जाना है। ये भी आपको परीक्षा में तैयारी करने में मदद देगा। अब मैं टॉपिक पे आज मैंने समय इसलिए निकाल के किया है, और कल से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 10 से 1 पढ़ाऊंगा, आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा होगा। तो आप तैयार रहिएगा। आपकी क्लास 3 घंटे की क्लास होगी आज, क्योंकि मुझे कॉलेज में जाना है, आज सेमिनार है, 11 बजे मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो सेमिनार है, इसके लिए आज आपको जल्दी बुलाया गया। कल से मैं आधे घंटा ज़्यादा करूंगा मैं। ठीक है, तो उस तरह से आपको तैयारी करना। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर ये चीज़ का वहाँ पर रखना है। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहला जो टॉपिक है, पारिस्थितिकी, लिखिए आप अपने नोट कॉपी में, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, राइट। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। भाई समझना है क्या चीज़ है, बंजर भूमि, जहां पर कोई भी प्रकार का, है ना, जीव जंतु नहीं है, ना पौधे हैं, ना कोई प्रकार का प्राणी है, बंजर भूमि है। ठीक है, इस तरह का बंजर भूमि है। क्या होता है, जैसे समय बीतता है, समय के अंतराल में धीरे धीरे ये जो चट्टान या सेल होता है, विघटित होता है, ब्रेक डाउन करता है ना? इसको अपघटन, जो अपर्दन क्रिया जो बोलते हैं, अपर्दन, इरोजन वगैरह जो होता है, ठीक है,
जल से, वायु से। कई बार आपने देखा होगा पत्थरों के नीचे लाइकेन होता है ना, टूटता है यहाँ पर। और फिर कई वर्षों के बाद यहाँ पे मृदा बन जाता है। जिस जगह पे पत्थर या चट्टान या शैल था, अब उसी स्थान पे शैल गायब हो जाता है, पत्थर गायब हो जाता है, और क्या हो जाता है, मृदा। अब जब ये मृदा होता है तो यहाँ पर कुछ प्रकार के जीव, जैसे कि उसमें एक है लाइकेन। मैं कल रंग इसलिए बदल रहा हूँ ताकि उसको विभाजित करने के लिए। और एक और प्रकार का होता है मॉस। लाइकेन मैं ब्लू में बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू रंग का होता है, वो नीला हरा रंग का होता है। तो ये समझाने के लिए मैंने इसको ब्लू रंग में कर दिया है। अब ये नहीं मान लेना कि नीले रंग का होता है। लाइकेन आपको दिखेगा पत्थरों के नीचे जो होता है हरे रंग का होता है, तो लाइकेन हो गया। और ये उसको बोलते हैं मॉस, एक प्रकार का पौधा होता है, छोटे होते हैं, उस मृदा में आ जाता है। और जैसे फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद मान लीजिए कोई पक्षी, चिड़िया जो है ना, कोई चिड़िया जो है जो उस जगह से गुजर रही होती है, तो क्या होता है, बीज, सीड होता है ना, हवा, कई बार वायु से, जल से पक्षी गिरा देता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसी जो मृदा जो है यहाँ पर पौधे आ जाएंगे, छोटे पौधे आ जाएंगे, है ना। छोटा पौधा मतलब घास का मैदान बन जाएगा, घास का मैदान बन जाएगा। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा, फिर यहाँ पर मध्यम तरह का जो है पौधे वगैरह आ जाएंगे। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कई वर्षों के बाद, 100 वर्ष, 200, 300, 400, 500, जितने भी है, कई वर्षों के बाद यहाँ वन आ जाएगा। कहने का मतलब जिस जगह पे पथरीला बंजर भूमि था, वो सैकड़ों वर्षों के बाद किसमें परिवर्तित हो गया, वन में। इसको कहते हैं अनुक्रम, अनुक्रमण, है ना। इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। पृथ्वी पर इस तरह की प्रक्रियाएं लगातार होती रहती है, निरंतर। आज जो भी हम वनस्पति, वृक्ष, पौधे सब देखते हैं, ये सब अनुक्रमण का नतीजा है। अगर अनुक्रमण नहीं होता तो आज हम वन वन वगैरह जो हम देखते हैं, फॉरेस्ट वगैरह देखते हैं, वो नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पर उदाहरण है। एक और मैं बताता हूँ, ये तो पहला मैंने बताया। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, जल। मान लीजिए गड्ढा, कई बार होता है ना, गड्ढा होता है, बड़ा गड्ढा है, पानी भर गया, तो इससे क्या बनता है, तालाब। या बड़े बड़े साइज का होगा तो झील, है ना। तो मान लीजिए पानी भर गया, अब ये तालाब बन गया। तो जब तालाब बनता है, कभी देखा है गांव वगैरह में जब तालाब होता है, पानी एकदम साफ, आईने की तरह। नीचे आप जब देखेंगे, एकदम नीचे का भाग दिखेगा। जब पानी साफ होता है ना, आप नीचे तक देख सकते हैं। ठीक है, कोई मछली नहीं, कोई पौधा नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल गड्ढा, पानी, वर्षा पानी से। फिर क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, अब इसमें क्या होगा, गाद का जमा हो जाता है। क्या होता है, गाद, सिल्ट वगैरह जो होता है, ये जमा हो जाता है, आएगा ना, बह के आ जाता है। गाद का जमा हो गया, इसको गाद बोलते हैं। तो इसमें पाते हैं कि इस तरह के पौधे आ जाते हैं। एक तो मिट्टी हो गया ना नीचे, है ना, जली पौधा होता है, जिसकी जड़ें कहाँ होती, नीचे होती है ना। ये वो जुड़े हुए पौधे होते हैं। फिर कैसे होता है, फिर और गाद जमा हो जाएगा, और जमा हो जाएगा इसमें। तो ना केवल इस तरह के पौधे, तैरते हुए पौधे आ जाएंगे। फिर जैसे समय बीतता है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, अन्य घास वगैरह आ जाएगा।
और फिर कई वर्षों के बाद वन आ गया, है ना। यानी कि सैकड़ों वर्ष पूर्व वहां पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, तालाब था या झील था, क्या हो गया वो, वन बन गया। ये भी अनुक्रमण है, इसको सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कई इसके उदाहरण हो सकते हैं, एक नहीं कई उदाहरण है। जब हम लोग कहते हैं कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव जो वन है, कच्छ वनस्पति, वो भी अनुक्रमण का ही कारण है। लेकिन कहाँ होता है, तटवर्ती क्षेत्र में होता है, कई बार पहाड़ों के ढलान में, है ना, कई वर्षों के बाद वहां पेड़ पौधे आ जाते हैं। ये भी अनुक्रमण का नतीजा है। कहने का मतलब, किसी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र, किसी तरह के जगह पे, किसी प्रकार के जलवायु क्षेत्र, वहां पर इस तरह से वनस्पति और जीव जंतुओं में परिवर्तन होता है। उसको वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन को हम कहते हैं अनुक्रमण। क्या कहते हैं, अनुक्रमण। समझ में आ रहा है। उदाहरण इसलिए बहुत जरूरी होता है, और पीसीएस में यही प्रश्न आएगा, यही प्रश्न पूछा जाएगा। अब मैं कुछ लिखता हूं यहां पर, जो पहली बार, जो प्रथम बार जीव जंतु आते हैं, है ना, उसे कहते हैं नवीन, नवीन समुदाय। ये जो लाइकेन मॉस है, ये जो है नवीन है, नवीन समुदाय बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पायोनियर, पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, जो पहली बार वहां पर होता है, प्रथम बार, नवीन बोलते हैं। जो प्रजाति होता है नवीन कहा जाता है। उसके बाद क्या है, बीच में घास का मैदान, छोटे पौधे, मध्यम पौधे सब होंगे, इसको कहा जाता है क्रमिक, क्रमिक समुदाय कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ये सेरल। यहाँ शब्द जो है सियरे या सेरल बोलते हैं अंग्रेजी में। कई बार यही सेरल हिंदी में लिखा होगा, लेकिन इसको क्या कहते हैं, क्रमिक। क्रमिक मतलब बीच का, मध्य का। और अंत में जो ये वन बन रहा है, जहां ये प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है, स्थिर हो जाती है ना, इसको कहते हैं चरम, चरम समुदाय कहा जाता है, जिसे कहते हैं क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और जो चरम से पहले आता है, जो जो अवस्थाएं होती हैं, उसको स्थिरे बोलते हैं, एसियारी, है ना, जो पहले आता है। तो कहने का मतलब क्या है, अनुक्रमण प्रक्रिया नवीन समुदाय से शुरुआत होकर क्रमिक समुदाय के से होते हुए चरम समुदाय में जाके स्थिर हो जाता है। बंद नहीं होता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। जब वन पारितंत्र बनता है, फॉरेस्ट बनता है। और कई बार परीक्षा में कैसा प्रश्न होगा कि सही क्रम क्या है, नवीन, क्रमिक, चरम। दूसरा को चरम, नवीन, क्रमिक। तो आपको पता है कि कोई भी अनुक्रम में पहले क्या आएगा, नवीन आएगा, फिर क्रमिक होगा, फिर अंत में चरम, क्लाइमेक्स। ये चीज है ना, ठीक है। सबने कॉपी कर लिया। अब आप लिखिए, मैं डिक्टेट करता हूं। अब लिखिए यहां पर, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, अनुक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें 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 समय, समय अनुसार, जिसमें समय अनुसार, किसी समय अनुसार, किसी स्थान, किसी स्थान पर, समय अनुसार किसी स्थान पर जैविक समुदायों, किसी स्थान पर जैविक समुदायों की संरचना,
जैविक समुदायों की संरचना में परिवर्तन, जैविक समुदायों समुदायों की संरचना में परिवर्तन को को प्रदर्शित को प्रदर्शित को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। समझ में आया? मैं इसी को इंग्लिश में बोल देता हूँ। क्या है इसका इंग्लिश में? चेंजेस इन बायोटिक, बायोटिक हो गया जैविक, कम्युनिटी हो गया समुदाय, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी एट ए प्लेस विथ टाइम, समय के साथ जो है ये बदलाव हो रहा है ना, लाइकन, मॉस, घास, छोटे पौधे, फिर वन। और क्या होगा जब पौधों का होगा? अब घास का मैदान है तो घास के मैदान में क्या होगा? टिड्डा, है ना, चिड़िया, पक्षी। वन होगा तो वहां बंदर और अन्य जानवर आ जाएंगे। जंतुओं में भी बदलाव हो रहा है। अब आपको क्या करना है? इसी इसी पैराग्राफ में लिखना है। अब इसी पैराग्राफ में लिखिए, अनुक्रमण प्रक्रिया की शुरुआत, अनुक्रमण प्रक्रिया की शुरुआत नवीन समुदाय की शुरुआत नवीन समुदाय से होते हुए क्रमिक समुदाय, नवीन समुदाय से होते हुए क्रमिक समुदायों, क्रमिक समुदाय, क्रमिक समुदायों से होकर चरम समुदाय, से होकर चरम समुदाय पर स्थिर स्थिर हो जाता है, चरम समुदाय पर स्थिर हो जाता है। शब्द देना है, एक और वाक्य लिखना है, चरम समुदाय पर स्थिर हो जाता है। कई बार यूपीपीएससी परीक्षा में क्या आएगा? जब घटना चक्र आप सॉल्व करेंगे, उदाहरण पूछा जाएगा, नवीन समुदाय कौन सा है? ABCD। तो जैसे लाइकन मॉस हो गया। चरम समुदाय क्या है? तो वन आ जाएगा, सीधा सवाल पूछता है। अब तीसरा वाक्य लिखिए आप, अनुक्रमण अनुक्रमण प्रक्रिया, अनुक्रमण प्रक्रिया सभी जलवायु क्षेत्र में, सभी जलवायु क्षेत्र में, सभी जलवायु क्षेत्र में घटित होता है, घटित होता है, सभी जलवायु प्रदेश क्षेत्र में घटित होता है। क्या इसका मतलब है? चाहे वो भूमध्य रेखा हो, विषुवत रेखा हो, या आर्टिक अंटार्कटिका हो, टुंड्रा हो, वहां भी होता है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है तो वहां भी होता है। तो पृथ्वी पर जहां भी है यह प्रक्रिया होता रहता है। अब जो मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूं, मैं समझा तो फिर मैं लिखाऊंगा। जब किसी स्थान पे कोई भी पेड़ पौधे वनस्पति कुछ भी नहीं होता है और जाके सैकड़ों वर्षों के बाद, कई बार हजारों वर्षों के बाद वन वन भूमि बन जाता है ना, जहां पहले मृदा नहीं था, मृदा बनता है, फिर जीव जंतु आते हैं। प्रथम बार जब हो रहा है तो इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। मैंने बताया जो प्रथम बार होता है, प्राथमिक अनुक्रमण। मैं लिखवाऊंगा अभी, प्राथमिक अनुक्रमण मतलब प्राइमरी सक्सेशन। अब आए ध्यान दीजिए, फिर समझिए, फिर लिखा दूंगा मैं। मान लीजिए वन है, ठीक है। कई बार क्या होता है? दावा नल। क्या है दावा नल? वन, जंगल में आग लगना, भीषण आग, है ना। क्या होगा? जंगल या वन जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, फिर से पुनः वन आ जाता है। या मानव के द्वारा कटाई, जब हम काटते हैं पेड़ों को और फिर हम छोड़ दें, फिर धीरे धीरे घास आएगा, छोटे पौधे आएंगे, और हो सकता है कि 50-100 साल के बाद पेड़ पौधे आ जाए। होता है ना। एक और उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। हमारे घर के आसपास या कहीं भी खुला मैदान होता है जहां, ठीक है ना, आप देखते हैं घास फूस होते हैं, झाड़ियां होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि शादी होने वाला है ना, मोहल्ले में शादी है, तंबू वगैरह डालना है, पंडाल वगैरह लगाना है, तो क्या करते हैं? हटाते हैं।
सब झाड़ी वाड़ी साफ करते हैं, पूरा मैदान साफ होता है, ठीक है, पूरा सारा आयोजन कराया जाता है, शादी वादी हो गया, लोग खाना वाना खाए चल दिया, फिर पता चला 4-5 महीने के बाद वापस आ जाते हैं ना, फिर से आ जाते हैं ना, घास फूस वगैरह आ जाते हैं कि नहीं आते हैं, आता है। ये भी अनुक्रमण है, इसको भी अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, या मैं दिखाता हूँ मतलब वेबसाइट की तरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, झूम खेती, झूम खेती, झूम कृषि। क्या है झूम कृषि बताओ? हाँ, गुड। कहाँ पर ये होता है भारत में? ये झूम के कृषि कहाँ होता है? पहाड़ी एरिया में, और खास पूर्वोत्तर राज्यों में, है ना। झूम कृषि जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में होता है, झूम कृषि। इसको स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि। क्यों उसको स्थानांतरण कृषि कहा जाता है? वो जो जो जाति जनजाति या जो समुदाय होते हैं, वो एक जगह खेती करते हैं, आग लगा के जला के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां कटाई करते हैं, खेती करते हैं, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह। तो उनका एक सर्कल होता है, और फिर वो क्या होता है, जब 5-6-10 वर्षों के बाद पुनः वापस उसी जगह पे आता है, तब तक फिर पेड़ पौधे हो जाते हैं, फिर वो सफाई करता है ना। तो ये जो है देखो आप, ये ना एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है। क्यों जला देते हैं वो? क्यों जला देते हैं? हाँ, जला देते हैं उसका मतलब ये है, उसे मिट्टी में कुछ पोषक तत्व आता है, कार्बन वगैरह, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, जैसे और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है, फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, वहां करते हैं, तीसरी जगह, चौथी जगह। मैं इसका, कभी भी जब आप इस तरह चीज देते हैं ना, तो आप इमेज में जरूर जाए। ये इमेज है, पहाड़ों में करते हैं ये, जो है ना आप देख रहे हैं, ये सब पहाड़ों में किया जाता है, ये झूम खेती वगैरह, है ना। अब जैसे यहाँ पर ये चीज झूम की से जो है, ये चीज है, स्लैश एंड बर्न होता है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ जाएंगे, अब जैसे ये व्यू इमेज हो गया, या इसके बारे में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ये साइट यहाँ पर है ना। कई लोग बोलते हैं ना यूट्यूब बनाते हैं वहां पर, तो ये जो मैंने खोल दिया। बहुत थकेला इंसान है ये, तो थका हुआ इंसान लग रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ये चीज मैं खाली चित्र दिखाने के लिए अगर, ये चीज, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये जो चीज है, लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा, ये फालतू सा। अब ये हो ना, आजकल सब लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आजकल हर कोई यूट्यूब में जाके बनना चाहता है ना, आजकल ये ट्रेंड हो गया है। तो ऐसे बात नहीं बनती है ना। अब देखो झुमका दिखाने लगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये चीज है, झूम खेती वगैरह जो है, झूम कल्टीवेशन, ये कहाँ पता है? भारत का नहीं है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ के भी जो जनजाति है वो ये कृषि करते हैं, वहाँ के क्षेत्र में है ना, बंदरबान जगह है वहाँ का दिया हुआ है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, झूम कृषि जो है, ये एक तरह का वहाँ की पद्धति है, वहाँ के लोग जो है वहाँ पर है, जो उसमें झूम खेती किया जाता है, ठीक है। अब ये जैसे है इम्प्रूवमेंट ऑफ झूम विथ क्रॉप मॉडल एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो सुधार के लिए वहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ पर कल्टीवेशन के तौर पे। तो मेरा कहना ये है कि जब मानव द्वारा कहीं भी कटाई करते हैं, फिर हम कई वर्षों के बाद जब उसी स्थान पे पहुंचते हैं, तो फिर हम पाते हैं कि वनस्पति या पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो ये भी एक अनुक्रमण है। तो कहना मतलब ये है कि इसमें जो मैं भी इसको, जब पहली बार, है ना, जब प्रथम बार कोई भी अनुक्रमण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। लेकिन जहाँ पहले से वनस्पति है, पहले से वन है, चाहे वो प्राकृतिक कारणों से या मानव कारणों से नष्ट हो जाए, और फिर समय के बाद फिर से पेड़ पौधे वनस्पति आ जाए, तो इसको कहते हैं द्वितीयक। क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। तो अब लिखिए, आप नीचे लिखिए,
नीचे लिखिए ना, अगला पैराग्राफ में, अनुक्रमण दो प्रकार के, अनुक्रमण के दो प्रकार हैं, अनुक्रमण के दो प्रकार है। पहला लिखिए ए, या नंबर वन, दो प्रकार है, प्राथमिक उप अनुक्रमण, प्राथमिक अनुक्रमण। दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण, प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीयक अनुक्रमण। अब आपको क्या करना है, ये मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूं, मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। इसको आप टेबल बनाइए, सारे पॉइंट्स में यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैं, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्या है प्राथमिक अनुक्रमण, अभी मैंने समझाया, जब किसी स्थान पर प्रथम बार वानस्पतिक, प्रथम बार वानस्पतिक परिवर्तन होता है, कॉमा, प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है, पहली बार जब हो रहा है। उदाहरण क्या है यहाँ पर, क्या क्या उदाहरण है, कई बार उदाहरण भी पूछे जाते हैं। क्या क्या उदाहरण होगा, पहला होगा कहाँ पर, बंजर भूमि, और कहाँ कहाँ हो सकता है, पहली बार जो है तालाब, मैंने बताया तालाब या झील हो सकता है, और ज्वालामुखी प्रदेश, कैसे ज्वालामुखी प्रदेश में होता है, ज्वालामुखी क्षेत्र में, या जो ऐसा जगह कैसे होगा, जब ज्वालामुखी फटता है, उद्गार, लावा, जब लावा जब होता है, लावा ठंडा होगा, फिर धीरे धीरे मृदा बनेगा, मृदा बनने के बाद पेड़ पौधे आ जाएंगे। कई बार बाढ़ का मैदान, कैसे बाढ़ के मैदान में होगा, नदी का जो बाढ़ का मैदान है वहां पर कैसे होता है, जहां पर जब नदी जो है ना, जब, हाँ, वहाँ क्या चीज जमा होता है, गाद वगैरह जमा होता है। और एक और चीज मैं बता, जैसे गंगा का, गंगा की मैदानी भाग, कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होती है ना, जलोढ़। जब गंगा नदी का होता है, जब बाढ़ होते आती है, तो बाढ़ का जो क्षेत्र होता है, तो वहाँ क्या जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है, स्थापन होता है, विक्षेपण होता है, जमा होता है, और काफी उर्वरक होता है, जल्दी वहाँ सब चीज उग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है, आपको केवल बंजर भूमि नहीं समझना है, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, और परीक्षा में कहीं भी कोई भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कई तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें कई विद्यार्थी होंगे जो एनसीईआरटी वाले बैच में होंगे, आपने एनसीईआरटी बैच किया था पहले, एनसीईआरटी वाले बैच का आपने किया, ये सब पढ़ाया गया था वहाँ पे एनसीईआरटी बैच में, हाँ, पढ़ाया गया था, ठीक। तो नहीं, एनसीईआरटी बैच में किसने टीच, कौन पढ़ाया था उस समय, रबानी सर, हाँ रबानी सर, तो वहाँ होगा। अब जैसे ये चीज़ है, अब द्वितीय द्वितीयक अनुक्रमण क्या होगा, अब जो मैंने समझाया, तो यहाँ पे क्या है, जब आप लिखिए, जब किसी स्थान पर पहले से ही, पहले से ही मौजूद वनस्पति का होना, किंतु प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से नष्ट होने के पश्चात पुनः वनस्पति का आना द्वितीयक अनुक्रमण
कहलाता है। मैंने परिभाषा दे दिया है, इसी टेबल में मैंने परिभाषा दे दिया, मैं पढ़ दे रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जब किसी स्थान पर पहले से मौजूद वनस्पति का होना, यहाँ आप कॉमा लिख सकते हैं, का होना किंतु प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से नष्ट होने के पश्चात पुनः वनस्पति का आना, कॉमा द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है ना, जो मतलब वन था। तो क्या उदाहरण होगा इसका, इसका उदाहरण क्या है, किन कारणों से होता है, दावानल, है ना, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन खनन के लिए हो सकता है, कृषि के लिए हो सकता है, झूम खेती, झूम कृषि इत्यादि। कहने में मतलब जहां पहले से वनस्पति है ना। मैं पढ़ दे, उदाहरण है दावानल या वनाग्नि, वन में जो अग्नि होता है, दावानल कॉमा वनोन्मूलन, वनोन्मूलन किसी कारण से भी हो सकता है, और फिर है झूम खेती, झूम कृषि इत्यादि। तो ये हो गया कि दोनों में अंतर क्या है ना, ये चीज जानना जरूरी है। अब अगला अंतर बताइए क्या है, ये तो पहला अंतर हो गया। हम्म, दूसरा अंतर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये तो मैंने परिभाषा दे दिया, दोनों में परिभाषा मैंने दिया है। दूसरा अंतर क्या है बताइए, अभी समझा है ना। प्राथमिक, प्राथमिक में क्या होता है, पहली बार मृदा का बनना होता है। द्वितीयक में क्या है, मृदा पहले से है, केवल जल नष्ट हो जाता है ना, फिर दोबारा होता है वहां पर। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये है नंबर 2। ये सबका लिखा हो चुका, तब मैं ऊपर कर दूंगा, मैं उदाहरण लिख दिया तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि सभी को दिखाई दे वहां पर। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रथम बार मृदा का निर्माण, और इसमें क्या होगा, मृदा पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद होता है। तीसरा कारण, तीसरा यहाँ पर अंतर क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण में कई वर्ष लगते हैं, है ना, धीमी गति से होता है, ठीक है। इसमें सैकड़ों वर्ष, सैकड़ों वर्षों के अंतराल में चरम समुदाय यानी कि वन, वन का निर्माण, धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। सैकड़ों वर्षों के, ये मैंने ब्रैकेट में दिया है, सैकड़ों वर्षों के अंतराल में चरम समुदाय का निर्माण। जबकि यहाँ पर क्या है, ये तेज गति से होता है। कैसे तेज गति से होगा, आपने पेड़ों कटाई की, पता चला कि 1 साल के बाद फिर पेड़ पौधे हो गए, है ना, तो तेज गति से होता है, ठीक है। तो ये है कुछ ही वर्षों में, कुछ ही वर्षों में पुनः चरम समुदाय का निर्माण, है ना, कुछ ही वर्षों में, 10 वर्ष 20 वर्षों में फिर वापस वन आ जाता है। तो इस तरह समझना है, जब भी समझना है ऐसे समझना है। और यहाँ जो वर्ड तो सियर है ना, सियर बोलते हैं या सिरे बोलते हैं, SERA। ये जो शब्द है सिरे या सियर जो है, वो चरम से पहले की अवस्था होता है, उसको सियर बोलते हैं। वो मैंने देखा, जो घटना चक्र सॉल्व करेंगे सियर वर्ड होगा, SERE, चरम से पहले जो आता है, ठीक है। वहां पर ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ये मैंने अनुक्रमण दे दिया। अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ से क्लियर है, ठीक है। अब जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जैविक अंतर संबंध, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। इसे कई बार आप पढ़ते हैं, सजीविता, सौपकारिता, परभक्षण, परजीविता, है ना,
तो इसका मैं टेबल बना के मैं करूंगा। तो ये सबका कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर दो पेज। अब यहाँ पर ये चीज है। अब यहाँ लिखिए जैविक अंतर क्रियाएं। आपको पता है कि पारिस्थितिकी विषय क्या है? अंतर क्रियाओं का विषय, पारस्परिक संबंध का विषय है ना। तो इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। या कई बार बायोटिक भी बोलते हैं उसको। जीव जगत में, है ना, पारितंत्र में हम दो प्रकार की पारस्परिक संबंध को देखते हैं। एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक, है ना। यानी कि एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इस तरह के संबंध होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। पहला हो गया सकारात्मक, कई बार धनात्मक भी कहते हैं इसको। और दूसरा संबंध जो होता है वो ऋणात्मक या नकारात्मक होता है। किताबों में कई बार ऋणात्मक लिखा होगा या नकारात्मक लिखते हैं, और किताबों में कई बार सकारात्मक या धनात्मक लिखा होगा। यानी कि सकारात्मक हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। ऋणात्मक या नेगेटिव हो गया अपने नकारात्मक। कैसे प्रश्न आएंगे अब ये समझना है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा सीधा पूछा जाएगा, उदाहरण। कई बार उदाहरण होगा और पूछा जाए कौन सा अंतर संबंध है, या अंतर संबंध दिया होगा, उदाहरण ऑप्शन में होगा कि सही उदाहरण कौन सा है। ठीक है। अब जैसे पहला जो है, पहला यहां पर आता है सहोपकारिता बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअलिज्म। एक दूसरे को सहयोग देना या एक दूसरे को लाभ देना, है ना। दो जीव, दो प्रजाति जो एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है ए और बी, प्लस और प्लस। प्लस मतलब लाभ पहुंचाना, एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका उदाहरण क्या क्या है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाना होता है। क्या क्या उदाहरण होगा? मैं ये एक्स लिख दिया पूरा उदाहरण की जगह पे। क्या क्या उदाहरण है? लाइकेन। लाइकेन है ना, दो जीवों से बना होता है। क्या कौन कौन से दो जीवों से बना होता है? प्रवाल एक होता है यहाँ पर जो हरे रंग का दिखता है, शैवाल है वो, है ना, शैवाल बोलते हैं, एल्गी। और दूसरा जो है फफूंदी, कवक, है ना, कवक होता है यहाँ पर, फंगस बोलते हैं। अगर ये दोनों साथ में नहीं होगा तो लाइकेन नहीं होगा, है ना, लाइकेन नहीं पाया जाता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फूल जो होते हैं, पुष्प और मधुमक्खी, किस तरह से यहाँ पर है बताइए आप। मधुमक्खी और फूल जो होता है, पुष्प जो होता है, मधुमक्खी किस लिए आता है पुष्प या फ्लावर्स में? क्यों आता है? शहद के लिए, अपने भोजन के लिए। और फूल या पौधे को क्या लाभ मिलता है? परागण। क्या होता है? परागण, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना, पराग का जो होता है, तो ये चीज है। अब इसी में दूसरा यहां पर आता है सहजीविता। कौन बताएगा क्या है सहजीविता? इसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस। कई बार आप ये वर्ड सुनते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में भी क्या होता है सहजीविता में? दो जीव, दो प्रजाति, दो सदस्य एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। हाँ, बाद में होता है। तो इसमें ए और बी जो है प्लस एंड प्लस है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? दोनों साथ में रहते हैं, दोनों को साथ में रहना जरूरी है। दोनों साथ में नहीं रहेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। दोनों को लाभ लेने के लिए साथ में रहना आवश्यक होता है। उदाहरण दीजिए आप। लाइकेन भी आएगा। और कुछ उदाहरण जो है, कोई और उदाहरण आपके दिमाग में? प्रवाल, कोरल के पॉलिप, पॉलिप होता है, कप जैसी संरचना होती है, उसके अंदर समुद्री शैवाल होता है, समुद्री शैवाल, जिसका नाम है जू जंतली बोलते हैं। शैवाल, प्रवाल का कोई अपना रंग नहीं होता है,
कोरल का अपना कोई रंग नहीं था। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है, प्राणी है वो, है ना, जो कि समुद्र में पाया जाता है। उनका अपना कोई रंग नहीं होता है। उसका रंग क्यों होता है? समुद्री शैवाल के कारण होता है, मरीन एल्गी के कारण होता है। तो यहाँ यहाँ सबसे जरूरी है प्रवाल, जिसको बोलते हैं कोरल। और यहाँ पर जो दूसरा जो होता है जू, जू जेंतली बोलते हैं। क्या है जू जेंतली? एक प्रकार का समुद्री शैवाल होता है, जू जेंतली बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द है जू जेंतली, एक प्रकार का समुद्री शैवाल होता है। क्या कैसे ये दोनों के बीच में सजीविता है? अब मैंने क्या बताया, दोनों को साथ में रहना जरूरी है। किस प्रकार है बताओ? अगर ये जू जंतली या शैवाल प्रवाल के भीतर नहीं हो तो प्रवाल को क्या होगा? अगर नहीं है तो क्या होगा? प्रवाल को भोजन नहीं मिलेगा। शैवाल क्या करता है? शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की प्रकाश लेता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किसको मिल रहा है? प्रवाल को मिल रहा है ना, प्रवाल को मिल रहा है। अब प्रवाल शैवाल को क्या देता है? दोनों की सजीविता है ना। कोरल, प्रवाल, शैवाल यानी कि जू जंतरी को बदले में क्या देता है? रहने का स्थान रहता है ना वो उसके अंदर। और दूसरा क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है? CO2, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज बनता है ना उसमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है? प्रवाल, प्रवाल दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये, अगर ये जू जंतली बाहर चला जाए प्रवाल से, तो प्रवाल जो है रंगहीन हो जाता है। इसको कहते हैं प्रवाल विरंजन। अंग्रेजी में कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल विरंजन बोलते हैं। प्रवाल का रंग खत्म हो जाता है। क्यों? शैवाल बाहर चला जाता है। और इससे क्या होगा? प्रवाल की मृत्यु हो जाएगी, प्रवाल मर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रवाल खाने नहीं मिलेगा। सही, बहुत सही। तो मैंने क्या बताया, सिम्बायोसिस क्या है? दोनों को साथ में रहना जरूरी है। अगर एक भी अलग हो गया तो दूसरा प्रभावित होगा, खत्म होगा। एक और चीज मैं देता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दलहनी पौधे जो होते हैं, है ना, दलहन के पौधे जो होते हैं, पौधों में गांठें होती है जड़ों में। और पौधों के जो जड़ होते हैं वहां भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये जीवाणु होता है। दलहन के जो पौधे होते हैं, दलहन के पौधे में उनके जड़ में गांठें बनी होती है। उन गांठों में एक प्रकार का, किस प्रकार का, जो किस प्रकार का बैक्टीरिया है? हुँ? क्या किस प्रकार का, मैं पूछो किस प्रकार का बैक्टीरिया है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये नाइट्रोजन को परिवर्तित करता है ना। पौधा मैंने लिखा है सिंगुलर, है ना। तो ये क्या करता है बैक्टीरिया? ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को, है ना, स्थिर करता है और नाइट्रेट देता है दलहन के पौधों को। क्योंकि दलहनी जो पौधे होते हैं वो ऐसी मृदा में होता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र में आता है ये। ठीक है। बदले में बैक्टीरिया को क्या मिलता है? रहने का स्थान और भोजन। अगर यदि दलहन के पौधे के जड़ों के गांठों में अगर यह बैक्टीरिया राइजोबियम नहीं हो तो क्या होगा? दलहन के पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो किसका नुकसान हो रहा है? दलहनी पौधे का नुकसान हो रहा है ना। दलहन के पौधे को नुकसान हो रहा है अगर नहीं होने पे। ऐसे संबंध को कहते हैं सहजीविता, सिम्बायोसिस बोलते हैं। जीव जगत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है। अब मैं इसी फ्लोचार्ट को रखना है, इसी फ्लोचार्ट को मैं, मतलब आपको अपने नोट कॉपी में इसके नीचे लिखते जाना है। अब तीसरा यहाँ पर जो आता है, आदि सहयोग, क्या कहते हैं इसको? आदि सहयोग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोटो कॉपरेशन कहते हैं, आदि सहयोग, प्रोटो कॉपरेशन बोलते हैं। क्या है आदि सहयोग? मैं बताता हूँ इसमें।
इसमें भी दो प्रजाति जो है ए और बी, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। स- समझ रहे हैं? मैं लिखवा दूंगा मैं। इसमें भी दो जाति, दो प्रजाति एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, फिर अलग हो जाते हैं। लेकिन जब वो दोनों अलग होते हैं, किसी को कोई हानि नहीं होती है। अब जैसे मैंने ऊपर क्या बताया कि अगर प्रवाल से जू जंतरी बाहर चला जाए, जू जंतरी बाहर चला जाए, तो प्रवाल खत्म हो जाएगा। अगर दलहन के पौधे राइजोबियम निकल जाए, तो दलहन के पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, यानी हानि होती है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि दो जीव है, वो आपस में जीवित रह सकता है, लेकिन वो साथ में आता है ज्यादा लाभ के लिए, अधिक लाभ के लिए, और फिर बाद में अलग हो गया, फिर अपने अपने रास्ते। बताओ उदाहरण, बताओ उदाहरण, बताओ क्या होगा। तो एक साथ आता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, फिर अलग हो जाता है, फिर दोनों अपने पे जगह पे अपना जीवित रह सकता है। हम्म, बताइए। एक सेकंड। हम्म। यस। नहीं, बैठे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। हाँ। नहीं, इसमें थोड़ा, पहला उदाहरण उन्होंने बताया कि मगरमच्छ अपना जब मुंह खोलता है खाना खाने के बाद, जो है दांतों में खाना होता है ना, तो एक तरह का चिड़िया होता है जो अंदर घुस जाता है, दांत साफ करते रहता है, ठीक है। तो ये किस तरह का संबंध होगा? आदि सहयोग होगा। अब फिर क्या होता है? अलग हो जाता है, ये है ना। अब उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि जो कई बार आपने देखा होगा, मवेशी वगैरह होता है, पशु वगैरह होते हैं, उसके ऊपर बगुला वगैरह बैठा होता है। अब देखा हो भैंस और गाय के ऊपर, तो जो जहां जाता है बगुला भी जाता है। तो ये क्या क्या ये आदि सहयोग है? इसमें किसको लाभ मिल रहा है? दोनों को लाभ मिल रहा है या बगुला को लाभ मिल रहा है? केवल बगुला को मिल रहा है, तो बगुला को नीचे वहाँ कीड़ा मिलता है, कृमि को खा के फिर वापस बैठ जाता है। तो वो उदाहरण नहीं है, पहला आप ले सकते हो। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। समुद्र में जब जाते हैं, समुद्री क्षेत्र में एक प्रकार केकड़ा होता है, केकड़ा केकड़ा, जिसका नाम है हर्मिट क्रैब। हर्मिट, हर्मिट केकड़ा होता है। और समुद्र में प्रवाल की तरह एक और जीव होता है जो कहीं चल फिर नहीं सकता, किसी एक जगह पर स्थिर होता है। एनिमोन बोलते हैं, समुद्री एनिमोन, एनिमोन होता है। समुद्री एनिमोन होता है। तो समुद्री जो एनिमोन है, वो कहीं जा नहीं सकता है, एक जगह पर स्थिर होता है, और वो अपना भोजन लेकर खाता है, जीत जीत रहता है। अब ये केकड़ा क्या करता है, उसको लेके, है ना, उसको लेकर जाता है और फिर गिरा देता है। तो जब केकड़ा जब ले जाता है वो, तो जो भी खाना वो एनिमल पकड़ रहा है, केकड़ा को भी मिलता है। और फिर केकड़ा क्या करता है, कुछ दूर जाके छोड़ देता है, फिर केकड़ा अपने रास्ते, एनिमल वहीं पर रहता है। तो यानी कि जब केकड़ा उसको ले जा रहा होता है, तो केकड़ा को खाना मिल जाता है, भोजन मिल जाता है ना। और एनिमल को क्या लाभ मिला? यहाँ से यहाँ, यानी कि ड्राइवर, गाड़ी उसको ले जाते हैं वहाँ पर, जगह, खुद से जा नहीं सकता, तैर नहीं सकता है, तो जगह होता है, ऐसा होता है। ये आपको एनसीईआरटी में उदाहरण मिलेगा। एनसीईआरटी जब जाएंगे तो वहां पर आपको इस प्रकार का उदाहरण मिलेगा। सी एनिमन, पहले मैं आपको सी एनिमन क्या होता है वो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको केकड़ा पे मैं आऊंगा। ऐसा होता है। ये समुद्र के नीचे जो पत्थर वगैरह होता है, और ये जो देख रहे हैं ये इसका मुंह है, मुंह है। सूर्यमुखी फूल देखा है ना, वैसा ही है। ये कैच करके खाता है। अब जैसे यहाँ पर है, ये सारा जो है यहाँ पर है,
अब इसी का जो है वीडियो मैं दिखाता हूँ। ऐसा दिखता है, रंगीन होता है ये, कलर्ड होता है यहाँ पर, इस तरह के होते हैं। यानी केकड़ा कौन बचाया? एनिमल ने बचाया, नहीं तो वो तो ऑक्टोपस खा जाता है उसको। इस तरह से चीजें, ये जब भी आप जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसी चीजों को अगर आप देख के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना, किताबों में दिया होता है। समझ में आया? हरमिट केकड़ा और सी एनिमल जो है, क्या होता है, दोनों को लाभ मिलता है, फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब जो वो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया कि मवेशी या गाय या पशु के ऊपर बगुला या पक्षी, इसको कहा जाता है, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, इस संबंध को कहते हैं। चौथा जो है, अंग्रेजी में कमेंसलिज्म बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिभुजिता, है ना, ये चीज है। कमेंसलिज्म, अब क्या होता है कमेंसलिज्म में, मैं समझाता हूँ इसमें क्या होता है। एक को लाभ मिलता है, दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि, जीरो। एक लाभान्वित होते हैं, दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि, दूसरा न्यूट्रल है, जीरो है। ऐसे सहयोग जो है, अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। एक होता है शार्क। शार्क आपको पता है, बड़े शार्क होते हैं समुद्र में, और उसके ऊपर छोटी मछली होती है ना, इसको रेमोरा फिश बोलते हैं, रेमोरा मछली होता है। या ये जो मछली जो है रेमोरा, या कई बार आपको ये मछली मिलेगा, सकर फिश बोलते हैं, उसमें चिपका हुआ होता है ना, तो इसको रेमोरा फिश ही आप रख लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि ऐसा होगा, शार्क ऐसा शरीर है, शार्क को पता है क्या है, प्रभक्षी है ना, शार्क जो है प्रभक्षी है, और उसके शरीर के ऊपर ये मछलियां होगी। तो किसको लाभ मिल रहा है? रेमोरा मछली को मिल रहा है, ठीक है। शार्क को ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। उसी प्रकार ये जो है पशु जो होते हैं या कोई जानवर होता है, उसके ऊपर जो पक्षी होते हैं, तो जहां जब पशु जा रहा होता है, जहां जहां प्राणी जा रहा होता है, कई बार गेंडा जो होता है राइनोसेरस, उसके ऊपर भी होता है, तो जहां जाता है वहां नीचे जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, कृमि होता है, वो जाके खाता है। कौन खाता है? पक्षी। तो पक्षी को लाभ मिल रहा है, उस जानवर को कोई लाभ ना तो हानि है। उसी तरह एक होता है व्हेल, जो व्हेल आपको पता है, व्हेल, समुद्र व्हेल होता है ना, व्हेल के ऊपर भी ऐसा रेमोरा मछली होता है, रेमोरा मछली होगा। या व्हेल के ऊपर कई बार बर्नाकल होता है, बर्नाकल, जो वही मछली जो है रेमोरा फिश, या तो व्हेल के ऊपर होता जाता है सवारी के तौर पे एक जगह दूसरी जगह पे, या दूसरा बर्नाकल होता है। मैं आपको बर्नाकल दिखाऊंगा क्या बर्नाकल होता है ना। अब यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, पीसीएस पॉइंट भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जो है, ठीक है। तो इसका जो है मैं आपको इसका, फिर मैं आपको अब जैसे बर्नाकल है, पहले ये समझना है बर्नाकल क्या होता है। बर्नाकल ये है, ये चीज है, इसे दिखता है, ये जीव होता है, छोटे जीव होता है। और ये आप देखिए जो वेल है ना, ये वेल पे चिपका हुआ होता है, वेल के ऊपर आप ये चिपका हुआ होता है, ये इस तरह का बर्नाकल होता है। इसके भी मुंह होते हैं, है ना, ये भी खाना खाता है, जैसे है ना, जैसे यहाँ पर है, ये समुद्र में जाएंगे इस तरह का होता है बर्नाकल। और ये जो बर्नाकल है, अब जैसे अगर मैं इसको बर्नाकल का, अब मैं इसको लिख दूँ वेल, लिख दूँ वहाँ पर, एंड वेल, वेल के ऊपर होता है, ये चीज़ है, चिपका हुआ होता है। किसको लाभ मिल रहा है? बर्नाकल को मिल रहा है, क्योंकि वेल के द्वारा वो कहीं भी जाता है उसको भोजन मिल जाता है। ये जो देख रहे हो ना आप, सफेद सफेद जो दिख रहा है, वो बर्नाकल है। और वेल को ना तो लाभ ना तो हानि, यानी कि वेल क्या है? न्यूट्रल है। यार देखिए ये सारा,
ये चीज है ना। तो इस तरह के जो संबंध है, तो वहां पर ये चीज आता है। हम बैक वेल में जो बाकी जो उसमें ये होता है यहाँ पर। अब ये जो वीडियो जो है, जब वीडियोस में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज है ना। वाई डू वेल्स ग्रो बर्नाकल, ये जो है ये चीज है ना। ये वैसे ही दे रहा है, तो इससे समझ में नहीं आएगा। कोई अगर फोटोग्राफ तौर पे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर, पापा की परी ऐड है, स्किप एड्स, ये देखिए। ये देखो आप, है बर्नाकल दिख रहा है, सफेद सफेद। क्या भारत में वेल पाए जाते हैं? क्या भारत में वेल होता है? शार्क वेल वगैरह जो है, ये किलर वेल है। क्या बोलते हैं, किलर वेल। ये खतरनाक होता है। मुझे आप बताओ कि वेल शाकाहारी है, मांसाहारी है, या सर्वाहारी है? हम्म? क्या है वो? शाकाहारी है, मांसाहारी है, या वे होता है किलर वेल, या सर्वाहारी है? सर्वाहारी है, दोनों खा सकता है, जैसे मानव है वैसा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अब आपको इस साइड में करना है। अब ये फ्लो चार्ट में नकारात्मक बनाना है। तो पहला क्या आएगा नकारात्मक में? नकारात्मक लिखिए पहला, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। तो मान लीजिए दो जीव है, ए और बी, तो दोनों को हानि होती है। क्यों दोनों को हानि होगी? कि जो संसाधन है वो कम बढ़ जाता है ना। पहले अकेला सबको मिलता सब कुछ, अब दो के बीच में आ गया स्पर्धा। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो है इसके अंदर ही मैं लिख रहा हूँ, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतर जो जातीय, अंतर जातीय स्पर्धा। अंतर जातीय स्पर्धा जो है, क्या इसका मतलब? अंतर जातीय स्पर्धा का मतलब क्या है? दो प्रजातियों के बीच, है ना, यहाँ पर दो प्रजातियों के मध्य जो होता है, दो प्रजातियों के मध्य स्पर्धा। क्या उदाहरण है? दो प्रजाति होना चाहिए अलग अलग। बाघ और बाघ और शेर, बाघ और तेंदुआ, दोनों अलग अलग जाति है ना, अंतर जाति बोलते हैं। और दूसरा होता है अंतरा जाति, अंतरा जातीय। क्या इसका मतलब है अंतरा जाति का? इंट्रा बोलते हैं, एक ही प्रजाति के दो सदस्यों के बीच, प्रजाति एक ही है, तो यहां पर जो है एक प्रजाति के सदस्यों के मध्य, सदस्यों के मध्य स्पर्धा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी एक जगह पे 5 बाघ है, एक हिरण के शिकार के लिए पांचों बाघों में स्पर्धा, है ना। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे हो गया कि 5 बाघ है जो है के बीच स्पर्धा, पांचों को शिकार करना है ना। एक हिरण है और पांचों को भोजन चाहिए। तो मानव में दोनों होता है, मानव में अंतर स्पर्धा, अंतर जाति भी होते हैं और अंतरा जाति भी होता है। अंतर जाति मतलब हो गया मानव किसके साथ स्पर्धा करता है? अन्य जीवों के साथ। और अंतरा क्या हो गया? हमारे बीच में। ठीक है, हमारे बीच में होता है।
वहां पर। ठीक है, ये चीज है। तो ये हो गया प्रतिस्पर्धा। दूसरा क्या है, नंबर टू? नंबर टू क्या होगा? परभक्षण, प्रीडेशन। क्या होता है परभक्षण में? परभक्षी क्या करता है? अपने शिकार को मार के खा जाता है ना? उसको मार के खा जाता है वहां पर, प्रीडेशन जो है। तो किसको लाभ मिलता है यहाँ पर? किसको लाभ मिल रहा है? परभक्षी को। हानि किसकी होती है? जिसका शिकार हो रहा है, जिसका शिकार हो रहा है वहां पर। अब उदाहरण यहाँ पे क्या है? बाघ और हिरण। बाघ और हिरण, हिरण का की हानि होती है, लाभ किसको मिल रहा है? बाघ को मिल रहा है ना? बाघ और बकरी, शेर और बकरी। हाँ माइनस, मतलब वो माइनस होगा वहां पर, जीरो नहीं, माइनस। एक को लाभ, दूसरे को हानि। अब यहाँ तीसरा जो है, परजीविता, परजीवी, परजीविता। क्या बोलते हैं परजीविता को? पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म बोलते हैं। पैरासाइट जो होता है, परजीवी होता है ना, क्या करता है परजीवी? लाभ लेता रहता है। ठीक है, वैसे है ना, अतिथि कब जाओगे? गेस्ट आपके घर में आता है, घुस जाता है, और घर के अंदर आप छोड़ने को लाभ नहीं, छोड़ते नहीं। यही है ना, परजीवी यही करता है, दूसरे से लाभ लेता है। तो परजीवीता में ए और बी, परजीवी जो होता है, परजीवी को लाभ मिलता है, और जिससे लाभ ग्रहण कर रहा होता है, होस्ट, उसकी हानि होती है। अब इसके कई उदाहरण हैं। पौधों में भी होते हैं परजीवी, है ना, जंतुओं में भी होता है। पहले सबसे अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, मानव में मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है, उसके लिए कौन सा परजीवी है? जब एनोफ्लेस मच्छर, मादा एनोफ्लेस मच्छर के काटने से हमारे शरीर के अंदर कौन सा पैरासाइट या परजीवी आ जाता है जिससे मलेरिया रोग होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है। ये परजीवी होता है। कई बार आपको पता है ये चीज, जोंक, जोंक पता है ना, लीच बोलते हैं, खान कुछ खून चूस लेता है, जानवरों के ऊपर होता है। कई बार जो जुए जो होते हैं, जुए, है ना, खटमल, काटता है ना खटमल वगैरह, ऐसी चीजें। और अगर हम पौधों की बात करें, बहुत अच्छा उदाहरण है अमर बेल। अमर बेल पूरा पेड़ पे छा जाता है। तो ये सारे क्या है, परजीवी है। अब चौथा में आता हूं, है ना, चौथा जो है प्रतिभोजिता। इसका उल्टा क्या होगा? हम्म? सजीविता मैंने बता दिया है। हाँ, सभोजिता होगी। अच्छा अच्छा, मैं उल्टा में बता दिया, एक मिनट, इसको चेंज कर लीजिए आप। प्रतिभोजिता यहाँ होगा, सभोजिता वहां होगा। एक बार उसको चेंज कीजिए आप, प्रतिभोजिता है, प्रति मतलब उल्टा होता है ना, और सह होता है सीधा होता है। तो यहाँ पर ये सहभोजिता करना है, यहाँ पर सह लिखना है, कमेंसलिज्म। और उसका उल्टा होता है प्रतिभोजिता, इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। अब मुझे आप बताइए कि सभोजिता जो है, सभोजिता, कमेंसलिज्म में एक को लाभ मिलता है, दूसरे को ना तो लाभ ना हानि। तो प्रतिभोजिता में उसका उल्टा क्या होगा? एक को हानि, दूसरे को ना लाभ ना तो हानि। यानी कि ए और बी, एक को हानि हो रही है, दूसरे को ना लाभ ना हानि। क्या आप किसका उदाहरण सोच सकते हैं? एक को लाभ, एक को हानि हो रही है, हानि, क्षति, दूसरा न्यूट्रल है, ना तो हानि ना तो लाभ। सोचिए उदाहरण, इस तरह के उदाहरण बेस्ड क्वेश्चन होगा परीक्षा में। बहुत सिंपल उदाहरण है। आपने देखा होगा बरगद का पेड़, बड़ा सा बरगद का पेड़, उसके नीचे छोटा पौधा, पौधा, कई बार होता है जब बीज गिरता है तो छोटा पौधा आ जाता है। उस छोटे पौधे को नुकसान होता है, क्यों? सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, जल जल ज्यादा नहीं मिलेगा, पोषक तत्व कम मिलेगा, और धीरे धीरे छोटा पौधा मर जाता है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप लिख लीजिए, एक छोटा पौधा
एक छोटा पौधा बड़े वृक्ष के नीचे, एक बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा, बेहतर होगा एक बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा। तो छोटे पौधे को क्षति होती है, कम पानी मिलेगा, कम रोशनी मिलेगा, कम पोषक तत्व मिलेगा। और जो बड़ा वृक्ष है उनको कोई फर्क नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। किसका कहना था ये? हुँ? ये बात ध्यान रखना है। आजकल लोग बड़े हो गए हैं, एक कथन उसके लिए है। समझ में आ रही बात है ना? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर मीठा होता है ना, तो लोग बड़े पसंद करते हैं ऐसे लोगों को यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलता है। वास्तविक लाभ मतलब यूपीएससी यूपीपीएससीएस नहीं निकलता है। ठीक है, यही चीज़ है ना, कहने का मतलब ये चीज़ है। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ, इसमें बहुत लोग हैं, एक नहीं है। एक एक तो मैं बता ही दिया सुबह ही, मुखर्जी नगर। ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना। अभी कल का पेपर ऐड भी आया था, यहीं से कुछ ही दूर में, कुछ ही दूर में खुला है। और आप जैसे लोग पागलों की तरह भक्त होकर वहां जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। खाली वो है ना, चकाचौंध है। ठीक है, तो ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये लो खजूर है, ठीक है। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। या फल जो है परीक्षा है, जो बहुत दूर लगता है। तो ये चीज है, जिनको पता है कैसे करना है, क्या पढ़ना है, वो चुपचाप पढ़ता है और परीक्षा निकालता है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं पेड़ खजूर नहीं हूँ, मैं छोटा सा पौधा ही रहता हूँ। छोटा नहीं मतलब मैं ऐसे नहीं है, लेकिन मेरा ठीक है, चकाचौंध की दुनिया से बाहर, लेकिन मेरा अपना वजूद है। ठीक है, मैं वो वाला वजूद नहीं रखता हूँ कि मेरे मिलियंस फॉलोवर्स हो। मेरे जो फॉलोवर्स होते हैं वही होते हैं जो मुकाम तक पहुँचता है, जो सफल होता है। ठीक है, और वो केवल नॉर्थ नहीं, साउथ में भी, केरल से लेके कर्नाटक से लेके तमिलनाडु से लेकर सबको पता मेरे बारे में पता होता है। और ये जो खजूर लोग हैं ना, केवल इधर ही है, दक्षिण में इनको कोई नहीं जानता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो मेरा क्या है कि दोनों भाषा में कमांड है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये चीज़ वहाँ पर है। और मैं कुछ पढ़ के नहीं आता, ये जब मैं पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा तो मैं पढ़ा सकता हूँ। नहीं तो जबकि हिंदी में पर्यावरण पढ़ने के लोग 10 किताबें पढ़ के आते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ता है, सब यहाँ है। बिल्कुल हाँ, सब चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ता है, मुझे, मैं चाहूँ तो 100 घंटे तक पर्यावरण बढ़ा सकता हूँ, दोनों भाषा में। ये चीज़ है। ठीक है, तो आज के क्लास का इतना ही, इसलिए मैंने 2 घंटे का क्लास लिया, क्योंकि क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी। तो कम से कम क्या होता है, पैसा वसूल होना चाहिए ना, 2 घंटे के लिए। आप सुबह सुबह आए हैं तो ये चीज़, अब मैं जा रहा हूँ सेमिनार के लिए। ठीक है, ये पढ़ के आना है, कल क्वेश्चन आंसर भी कर सकता हूँ। कल का टॉपिक मैं बताता हूँ, फिर क्लास में एंड कर रहा हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव भू रसायन चक्र में बाद में आऊँगा, प्रदूषण से पहले। लेकिन हम लोग कल जो है जैव विविधता टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और 3 घंटे की क्लास होगी, 10 से 1। ठीक है, अगर कहीं छूट गया तो बता दीजिए, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। खास तौर पे वो है ना, सबका साथ सबका विकास, ऑनलाइन वालों। कई बार बच्चे वो करते हैं ना, फोटो खींच लेते हैं, तो ये फोटो खींचने के लिए कर दिया। ठीक है, ये फोटो निकालने के लिए हो गया। थोड़ा और कर देता हूँ, ये फोटो खींचने के लिए है। ठीक है ना, ये फोटो के लिए हो। ठीक है, तो ऑनलाइन को धन्यवाद और बाकी को धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।